Yes, please. Good morning, everyone. Welcome to SD Commerce Career Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों का चैप्टर 9 रनिंग था, दैट इज ऑल अबाउट अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के रिगार्डिंग. एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में सेक्शन 134 के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन चल रही थी, दैट इज ऑल अबाउट बोर्ड रिपोर्ट को लेकर कि सर डायरेक्टर्स को भी अपनी एक एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर कर देनी होती है, एंड जिसका कंटेंट जो है क्लियर, वो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग सेक्शन 134 आपको क्या करेगा, गाइड करेगा कि कौन कौन से क्लॉजेस एंड कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बोर्ड रिपोर्ट के थ्रू क्या करनी होगी, डिक्लेयर करनी होगी. क्लियर. एंड लॉट ऑफ पॉइंट्स आज हम इसके अंदर कवर अप करने वाले हैं. बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है क्लियर, उसमें एक तो हम लोग बोर्ड रिपोर्ट कवर अप करेंगे, प्लस नेक्स्ट ऑन सेक्शन या तो 135 स्टार्ट करेंगे, या एक बार थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए पहले 136 137 जो इजी वाले पार्ट हैं पहले वो कवर अप करवा दूंगा, क्योंकि सीएसआर के ऊपर सेक्शन 135 के ऊपर अपना काफी टाइम डिवोट होगा. तो अगर उसको एक अलग लेक्चर में ही रिकॉर्ड कर दिया जाए, क्योंकि सीएसआर सेक्शन 135 आप देख रहे होंगे तकरीबन 3-4 पेजेस का तो एक पर्टिकुलर सेक्शन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है. क्लियर. तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है सर, एक तो 134 हम लोगों ने कंप्लीट करना है. क्लियर. कोशिश कीजिएगा जो भी पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर, जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, साइड बाय साइड एक एक सिंगल वर्ड या कोई शॉर्ट वर्ड उसके आप लिखते रहना. क्लियर. कोई भी बुक है, कोई इशू नहीं, आप लिख सकते हो, लिखते रहना साइड बाय पेंसिल, ताकि बोर्ड रिपोर्ट का जितना भी कंटेंट है, देखो सर एज इट इज अगर वर्ड टू वर्ड बात करते हो वो तो याद नहीं होगा, बट कम से कम एक हिंट तो पता होना चाहिए कि बोर्ड रिपोर्ट में सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग कौन कौन सा कंटेंट हमें प्रेजेंट करना होगा. जैसे आई थिंक सो नंबर 1 सबसे पहले आपने क्या पढ़ा सर, वेब एड्रेस. आपको अपनी कंपनी का जो वेब एड्रेस है वो डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करना होगा, जहां पे आपकी एनुअल रिटर्न क्या होती है, प्लेस्ड होती है. नंबर 2 सर, नंबर ऑफ मीटिंग्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कितनी नंबर ऑफ मीटिंग्स वहां पे कंडक्ट करी सर, उसके रिगार्डिंग टू कब कब करी वो भी इवन वहां पे आपको डिस्क्लोज करना होगा. मेनली सर हमने जो डिस्कशन करी, जो हमारा लास्ट पार्ट था, दैट इज अबाउट डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट को लेकर, कि डायरेक्टर्स अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग एक डेक्लेरेशन काइंड ऑफ या मेंशन करें कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया या नहीं किया. एंड डीआरएस के अंदर, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर हमने पॉइंट रीड आउट किए 6. क्लियर. वन बाय वन सबसे पहला पॉइंट आपने क्या रीड आउट किया, मैं तो थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूं, आप रिमाइंड करवाएंगे. नंबर 1 पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्लियर. कि जो भी आपके एफएस के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, आपको प्रॉपर वे से उनका क्या करना है, कंप्लायंस करना है. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड होनी चाहिए, एंड जितनी भी अकाउंटिंग जजमेंट्स या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो यूज किए, इट मस्ट बी एडिक्वेट एंड रीजनेबल होने चाहिए, सो दैट इट गिव क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू. किसको, आपकी स्टेट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर. 2 पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या था जी हमारा, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर, कवर तो सारी करने चलो. मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने प्रॉपर्ली मेंटेन किए हैं. नंबर 4, गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग टू आपने अपनी एफएस को क्या करवाया, प्रिपेयर करवाया. ये मैंडेटरी है सर, ये आपको डिक्लेयर करना होगा कि आपके आने वाले साल में किसी भी तरह की कोई इंसॉल्वेंसी का प्लान नहीं है. हम आगे गोइंग कंसर्न, सर गोइंग कंसर्न मींस फॉरसीएबल फ्यूचर, जितना मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं. पहले वर्ड चलता था किसी टाइम पे इनडेफिनिट वर्ड यहां पे मैं यूज नहीं कर सकता, बिकॉज जिस एनवायरमेंट में हम लोग हैं, जो बिजनेस एनवायरमेंट में हम लोग हैं सर, आप कभी नहीं कह सकते कि आने वाले 100 साल तक हमारी कंपनी चलेगी या हमारा बिजनेस चलेगा. मुझे तो आने वाले 1 साल का नहीं प्रॉपरली पता होता कि नेक्स्ट टाइम, अब जैसे इस कोरोना टाइम में, कोविड टाइम में बहुत सारे अच्छे से अच्छे बिजनेस भी ना बिल्कुल क्या हो गए, डेड हो गए, खत्म हो गए. दैट मीन्स इतनी ज्यादा अनसर्टनिटी इस काम में आई कि उसने आपकी गोइंग कंसर्न को क्या करा, इफेक्ट करा. तो ठीक है सर, आप बताइए कि आपकी जो कंपनी है, आपकी जो बेसिकली बिजनेस है,
आपने जो एफएस प्रिपेयर की हैं क्या वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे करी हैं? यस सर, हमें आने वाले सालों में ऐसा कुछ नहीं लग रहा, हम गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलेंगे एंड हमारा बिजनेस आगे कंटिन्यू रहेगा, ये आपने बताना है। नेक्स्ट नंबर 5 आपने रीड आउट किया सर रिगार्डिंग द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। कल एक डिस्कशन हमारी हुई जिसमें आप लोगों ने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स? सर ऑल द प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ट्रिपल पी क्या वर्ड बोला? ऑल प्लान्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द, किसके द्वारा? मैनेजमेंट। फॉर, किस पर्पस के लिए? फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जिसमें काफी सारे पॉइंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव भी आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे एसेट्स को सेफगार्ड करना, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कंप्लीट एंड रिलायबल मेंटेन करना, क्लियर, एंड टाइमली प्रेपरेशन ऑफ एफएस करना, प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, फ्रॉड एंड एरर्स करना। सर ये सारा कॉन्सेप्ट, जितना भी तुम इन मोटिव्स को पूरा करने के लिए कंट्रोल्स लगाते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। एंड सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं वेदर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट, क्या आपने पहले वो लगा रखे? एंड अगर हैं क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली हैं? इस रिगार्डिंग टू आप थोड़ा सा क्या करें, डिक्लेयर करें, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन करें कि आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स को लेकर क्या किया हुआ है। एंड द लास्ट इज, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा सिस्टम डिवाइस्ड है कि जो सारे कंप्लायंसेस को, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली इन कंप्लायंस रखता है? एंड अगर कोई ऐसा सिस्टम है, आपने कोई प्रॉपर सिस्टम डिवाइस कर रखा है, लगा रखा है, तो क्या वो एडिक्वेट है? क्या वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है? तो ये 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के अंदर क्या किए, कवर अप किए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, नेक्स्ट आगे सर हमारे पॉइंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं वन बाय वन। एंड एक नॉर्मली यहाँ पे लास्ट टॉपिक इस सेक्शन का जो पढ़ेंगे 134 का, सर ये नॉर्मल तो चलो एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि 134 के अंदर इतना बड़ा सारा कंटेंट आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है, क्लियर। बट कुछ कंपनीज के केस में, जैसे कोई स्मॉल कंपनी है, ओपीसी है, कुछ कंपनीज को इन्होंने क्या किया, एग्जम्प्ट किया, सर आपको इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, आपके केस में एब्रिज्ड रिपोर्ट, एब्रिज्ड रिपोर्ट मतलब काइंड ऑफ समरी, क्लियर, बहुत ही शॉर्ट, काफी सारे पॉइंट जितने तुम यहां रीड आउट कर रहे हो ना, इसमें से काफी पॉइंट तो क्या कर दिए, कट कर दिए, वो पर्टिकुलर उन कंपनीज के ऊपर क्या कर दिया गया, एप्लीकेबल, कि तुम्हें इतनी बड़ी बोर्ड रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो नॉर्मली जैसे लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड के केस में तो आपको ये सारा कुछ क्या करना होगा, एक्सप्लेन। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आप लोगों के लिए नॉलेज का पार्ट बनेगा, जो आप लोगों ने पहले कंपनी लॉ में कभी नहीं सुने हुए, क्योंकि सर 134 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड की कुछ ड्यूटीज क्या कर रही है, एक्सप्लेन। अब बोर्ड की ड्यूटी तो ओवरऑल कंपनी लॉ के रिगार्डिंग है, हमने पूरा कंपनी लॉ तो नहीं पढ़ा, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्या आएंगे, नए पॉइंट्स आएंगे। लाइक नेक्स्ट वन अगर मैं पॉइंट की बात करूं, यहां पे जो हमारी डिस्कशन हुई है, नेक्स्ट आगे पढ़ेगी पॉइंट सी ए, details in respect of fraud reported by auditors under section 143 other than those which are reportable to CG। अब ये भी पॉइंट सुन लीजिए कि यहाँ पे है क्या, एंड ये सेक्शन हमारे नेक्स्ट चैप्टर का, चैप्टर 10 का क्या होगा, पार्ट होगा। सर एक 143 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग अगर ऑडिटर को कोई भी फ्रॉड आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, एंड इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, देन सीजी को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस चीज के रिगार्डिंग क्या कर दो, इंटीमेट कर दो। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम ड्यूटी लगा रहे हैं कि तुमने आगे ये बात कहां पे बतानी है, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बतानी है, जो भी डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग टू, जो कि अदर देन दोज विच आर रिपोर्टेबल टू सीजी थे, आपको ये डिटेल बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या करनी होगी, मेंशन करनी होगी, क्लियर। क्योंकि वहां पे रूल है, अगर 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है, 1 करोड़ से ऊपर का अगर फ्रॉड है, देन सीजी प्लस बोर्ड दोनों को बताना है। अगर 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है, देन जस्ट आपको बोर्ड को बताना है, सीजी तक जाने की जरूरत नहीं है। तो सर मेरे केस में तो सिंपल सी बात,
ऑडिटर ने जो भी फ्रॉड रिपोर्ट किया मुझे अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट। A statement on declaration given by independent director. बिल्कुल सर, आपको अगर नॉलेज हो, कंपनीज में ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट किया जाता है। वैसे यूजली एक बात बताओ, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो तो सर कंपनी की मैनेजमेंट है, वो तो हमेशा कंपनी की फेवर में ही बात करेंगे। अब कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, अब वो गलत काम करे सही काम करे, उसको कोई बोल तो नहीं सकता ना अल्टीमेटली। क्लियर? क्योंकि अगर वो कोई भी काम करेगा वो तो अल्टीमेटली कंपनी की फेवर में ही प्रूवन हो। क्लियर? तो वहां पे जैसे सर आप इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हो ना, कि कोई बाहर का पर्सन, बाहर का ऑडिटर आपकी कंपनी की चेकिंग करेगा, वैसे ही एक डायरेक्टर की पोस्ट होती है जिसका नाम हमने क्या दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हो डायरेक्टर, कंपनी के ही काइंड ऑफ एम्प्लॉय हो, बट तेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं, यू आर फुली इंडिपेंडेंट। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी काम करो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट, नॉट होल टाइम, पार्ट टाइम, एमडी, सर वो कॉन्सेप्ट नहीं। और इनका मेन काम क्या होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, ओवरऑल सुपरवाइज करना, ओवरऑल मॉनिटरिंग करना इनका काम। क्लियर? तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की है वो भी आपकी बोर्ड रिपोर्ट का क्या बनेगा, कंटेंट बनेगा, पार्ट बनेगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ डिक्लेरेशन हमें इंक्लूड करनी होगी। नेक्स्ट इज इन केस In case of a company which is required to constitute the nomination and remuneration. यस, शॉर्ट वर्ड हम यूज करते हैं क्या, एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। क्लियर? एज पर सेक्शन 178 कंपनीज पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट। अब सर एक बात बताओ, नाम खुद लिखा हुआ है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। रेम्युनरेशन तो क्या हुआ, सैलरी के रिलेटेड। नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि उनकी अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, किसी की नॉमिनेशन फाइल करना, कौन कंपनी में डायरेक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, कंपनी की पॉलिसीज क्या है उनको अपॉइंट करने के रिलेटेड, सर एनआरसी के रिलेटेड। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के रिलेटेड अगर आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड है, अगर यहाँ पे आपकी कमेटी है, तो उनके रिगार्डिंग भी आपको डिस्क्लोजर करना होगा। तो मतलब यहाँ पे सर एनआरसी, शॉर्ट वर्ड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। आगे बढ़िए सर, इसमें क्या क्या बताएंगे, कंपनी की पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग क्राइटेरिया फॉर डिटरमिनिंग क्वालिफिकेशन। एक बात बताओ, तुमने डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करी, क्या क्राइटेरिया भाई, क्या क्वालिफिकेशन, आप कैसे डिसाइड करते हो कि उस ऑडिटर को हम कंपनी में अपॉइंट करेंगे ही करेंगे या उस डायरेक्टर को कंपनी में अपॉइंट करेंगे ही करेंगे। सर हमने ना एक कमेटी बना रखी है और वो हमारा काम नहीं है, वो उस कमेटी का काम है। वो हमें एक प्रॉपर कंपनी की पॉलिसी बना के देते हैं एंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अंदर लिखा होगा, ओनली दैट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड इन द कंपनी। तो ठीक है ना सर, जहां पे ये नहीं होता, सुन लो पहली बार, जहां पे ऐसी कमेटीज नहीं होती वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पता क्या करा, अपनी ड्यूटीज को बांट लिया। लेट इट बी, एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हैं, 15। क्लियर? अब एक बात बताओ, वैसे तो सर हर काम के लिए, कंपनी की हर वर्किंग के लिए कौन लायबल होंगे, सारे के सारे डायरेक्टर्स। बट सर अगर ये आपस में कोई ड्यूटीज असाइन नहीं करेंगे, अगर आपस में ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बांटेंगे ना, लास्ट में ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे। किस बात का, ये तो तुम्हारा काम था, ये तो तुम्हारा काम था, जबकि काम तो सबका है, काम तो सबका है ना। कहता फिर ऐसे करो, ऐसे तो काम चलने नहीं वाला, सिंपल सी बात। क्लियर? हम अपनी अपनी ड्यूटीज क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं, कमेटीज बना लेते हैं। ऑडिट कमेटी अलग बनेगी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी अलग बनेगी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी अलग बनेगी। वेरियस कमेटीज में हमने अपने आप को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। एंड उनमें से है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको जो हेड करेगा, इस कमेटी के जो हेड होंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बट पर्टिकुलरली असाइन कर दिया कि आप लोग, आप डायरेक्टर्स सिर्फ एनआरसी का काम करेंगे और किसी का काम नहीं। और कल को अगर किसी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, किसी पॉइंट को लेकर दिक्कत हुई, बाकी लायबल नहीं होंगे। एनआरसी के मेंबर कौन थे, एनआरसी के हेड कौन थे, तुम तीन थे ना, तुम तीन थे ना, तुम्हारे तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए डायरेक्टर्स अपनी वर्किंग को इफेक्टिव करने के लिए, अपना काम बढ़िया वे से करने के लिए अपनी ड्यूटीज को अलग अलग कमेटीज में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट, ताकि कल को लास्ट में कोई ब्लेमिंग ना हो एक दूसरे के ऊपर। अब हमें क्लियर है जी,
एनआरसी में मान लो वो 3 डायरेक्टर थे, तो सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी ना, ये आप तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, आप कमेटी को हेड कर रहे हो, आप इस कमेटी के क्या हो, हेड हो, तो आपको देखना पड़ेगा। बताइए क्या पॉलिसी है, आप कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, क्या उनका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आगे वर्ड पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ अ डायरेक्टर कैसे लेकर आओगे, एंड अदर मैटर्स जो भी इस रेलेवेंट सेक्शन 178 के अंदर क्या होंगे, प्रोवाइडेड। नॉट अवर सिलेबस पार्ट, 178 इज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर, फॉर नॉलेज पर्पस बता रहा हूं, सेक्शन 149 से लेके हमारा इंटर का कंपनी लॉ का लास्ट सेक्शन कौन सा है, 148। 148 जो चैप्टर 10 नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे ना, लास्ट सेक्शन मेरा कितना है, 148। एंड 149 से डायरेक्टर्स को लेकर 149 से टिल नेक्स्ट जितने सेक्शंस हैं वो सारे आपके सीए फाइनल का सिलेबस है। क्लियर, इसीलिए मोस्ट ऑफ द सेक्शन यहां पे जो आ रहे हैं, सर बोर्ड रिपोर्ट में तो लिखे जाएंगे। मैंने आपको पहले क्या कहा, बोर्ड रिपोर्ट तो 134 में है, एंड बोर्ड रिपोर्ट मतलब कंपनी के रिगार्डिंग सारे मैटर्स कंटेंट कहां पे डाले गए, 134 में। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेक्शन आएंगे वो कौन से आएंगे, वो फाइनल की रेफरेंस आएगी। एक वो 178 के अकॉर्डिंग, एक 149(7) के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की स्टेटमेंट दो, एक 188 आएगा, 186 आएगा, सारे ही सेक्शन आएंगे। बट जस्ट इन दिस टॉपिक आगे पूरे सिलेबस में कोई रेलेवेंस नहीं है। ये भी क्यों आ रही है, क्योंकि सर यू आर डिस्कसिंग बोर्ड रिपोर्ट, एंड बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वर्किंग्स को लेकर है, नॉट ओनली कि जो तुम्हारे सिलेबस में होगा बोर्ड रिपोर्ट उतनी सी पढ़ेंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट इज हाउएवर इफ द अबव मेंशन्ड कंपनी पॉलिसी इज मेड अवेलेबल ऑन द, कहां पे, कंपनी की वेबसाइट। सर अगर सिंपल सी बात, आपने अपनी वो पॉलिसी जो भी है एनआरसी के रिलेटेड नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन को लेकर, अगर वो आपने कंपनी की वेबसाइट पे डाली हुई है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज करती हैं, कंपनी जिनकी वेबसाइट है ना, वो देखते नहीं अबाउट कंपनी, वेबसाइट में ऑलमोस्ट काफी सारी इंफॉर्मेशन कंटेन्ड होती है। आगे इफ एनी, yes it shall be sufficient compliance if the board report contains, then इतना डिटेल में बोर्ड रिपोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सर आपने पब्लिकली डिस्क्लोज कर तो रखी, वैसे भी आपने वो जो पॉलिसी है वो कहां पे, कंपनी की वेबसाइट पे डाली तो हुई है, देन इतना फोर्सफुली नहीं कहेंगे, हल्का सा कुछ एक दो पॉइंट्स हैं वो बता दो। नंबर 1 क्या, सेलिएंट फीचर्स ऑफ सच पॉलिसी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्या, इन ब्रीफ, नॉट डिटेल, इन ब्रीफ। क्लियर, चेंजेस इफ एनी, एंड अगर कोई आपने इस साल चेंजेस की होंगी तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। एंड द वेब एड्रेस, मेन चीज कौन से वेब एड्रेस पे वो पॉलिसी पड़ी है, ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दो, www. इस कंपनी इस वेब एड्रेस पे हमारी एनआरसी की जो पॉलिसी है वो पड़ी है, सो दैट मेंबर्स को नॉलेज हो, सो दैट मेंबर्स जब भी चाहे उस वेब एड्रेस को एक्सेस करके, क्लियर, अपनी उस पॉलिसी को क्या कर सके, रीड आउट कर सके। करें ना करें, हमने अपनी ओर से एड्रेस दे दी, हमने अपनी ओर से सेलिएंट फीचर्स, हमने अपनी ओर से जो चेंजेस थे वो सारे प्रिस्क्राइब कर दिए। क्लियर, मेरा काम है बताना, मेरा काम है जस्ट डिस्क्लोज करना, तुम्हारे मेंबर्स उसको पढ़ें या ना पढ़ें सर उनकी मर्जी। बट अगर मैंने ना बताया वो मेरे लिए गलत पार्ट है, देन वो मेरे लिए मिसलीडिंग पार्ट होगा कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो पब्लिक को क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। अगला पढ़े ना पढ़े, तुम तो डिस्क्लोज करो, तुम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ, क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी दिस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। साथ साथ कुछ एग्जम्पशंस भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, क्या, गवर्नमेंट कंपनी के केस में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, अब तक मैं अगर पॉइंट डिस्कस करूं, हम लोगों ने नंबर 1 पॉइंट, साथ साथ थोड़ी रिवीजन भी कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट हमने क्या पढ़ा सर, वेब एड्रेस, जिस जहां पे आपकी एनुअल रिटर्न क्या होगी, प्लेस्ड होगी। नंबर 2 नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स जो आपने करी। नंबर 3.3 कौन सा था अपना, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसके अंदर 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। CA एक उसका सब पार्ट, सर डिटेल्स ऑफ द फ्रॉड जो रिपोर्टेड बाय किसके द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, वो 143 सबसेक्शन 12 के अकॉर्डिंग, अदर देन दोज व्हिच आर रिपोर्टेबल टू CG। क्लियर, एंड नंबर 4 पॉइंट हमने पढ़ा सर, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन जो होती है वो भी साथ में जाएगी। नंबर 5 एनआरसी मींस नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी के द्वारा, क्लियर, जो भी इनकी कंपनी की पॉलिसी है
रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, कोई पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर को लेकर, एंड जो भी सच मैटर उस 178 के अंदर क्या होंगे, डील होंगे सर, आपको डिस्क्लोज करने होंगे। हाँ, अगर आपने ऑलरेडी वेबसाइट में वो चीज डाली हुई है, ऑलरेडी आपने अपनी पॉलिसी पब्लिकली डिस्क्लोज की हुई है, देन आपको डिटेल देने की जरूरत नहीं है। सेलिएंट फीचर्स, चेंजेस इफ एनी, एंड वेब एड्रेस जहां पे वो पॉलिसी आपकी पड़ी है वो साथ में बता दीजिए। 5 पॉइंट हुए, आगे चल। नेक्स्ट इज explanations or comments by the board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by किसके द्वारा, auditor in his report and by the company secretary in practice in his secretarial audit report। सर एक ना बेसिकली बात बताओ, अब ऑडिटर ने, बोर्ड रिपोर्ट पहले बनेगी या ऑडिटर रिपोर्ट पहले बनेगी? पहले ऑडिटर रिपोर्ट, एफएस पहले बनेगी, एफएस का ऑडिट होगा, ऑडिटर अपने कमेंट देगा, ऑडिटर अपने एडवर्स रिमार्क देगा या कुछ भी ऑब्जर्वेशंस देगा, उनके रिगार्डिंग टू एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड करना, कमेंट्स प्रोवाइड करना बाय द बोर्ड। सर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर देना होगा, क्योंकि जब तेरे मेंबर्स या तेरे शेयर होल्डर्स ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वहां पे एडवर्स रिमार्क होगा, वहां पे ओपिनियन ऑडिटर ने दी होगी ना, कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी के फ्लॉज के रिगार्डिंग, कंपनी में गलतियां जो भी थी व्हाटएवर बताए होंगे। अब उसकी एक्सप्लेनेशन तुम तो दे दो, तुम्हारा क्या कहना है कि वो गलतियां क्यों हुई? सर लिखा तो है एक्सप्लेनेशन और कमेंट बाय द बोर्ड, किसके ऊपर? ऑन एवरी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब क्वेश्चन मार्क, नॉट दैट क्वालिफिकेशन जो हम यूज करते हैं। क्वालिफिकेशन मतलब जो भी तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, जो रिजर्वेशन लगाई या एडवर्स रिमार्क लगाया, किसके द्वारा? एक तो ऑडिटर इन हिज रिपोर्ट, या मे बी अगर तुम्हारा सेक्रेटेरियल ऑडिट होता है बाय सीएस इन प्रैक्टिस, ये कंपनी सेक्रेटरीज ही कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है ना सेक्रेटेरियल ऑडिट सेक्शन 204 के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज ही कर सकते हैं, जिसमें वो डिक्लेयर करते हैं कि कंपनी ने सारे कंप्लायंसेस रिगार्डिंग द कंपनी लॉ एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली क्या किया, फॉलो किया। एंड अगर इन्होंने भी कोई रिवर्स, कोई एडवर्स मार्क कुछ भी लगाया, तो सर आपको उसके रिगार्डिंग क्या देनी होगी, एक्सप्लेन, जवाब दो कि उन्होंने क्यों लगाया, ऐसा एडवर्स रिमार्क क्यों आया, यहां पे रिप्लाई देना। क्लियर? नेक्स्ट इज, आगे बढ़िए, छोटे छोटे पॉइंट कुछ, पर्टिकुलर्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, लोन्स, गारंटीज और इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186। सर 186 के अकॉर्डिंग अगर आपने, आपकी कंपनी ने नेक्स्ट आगे लोन्स, गारंटीज या कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके पर्टिकुलर्स एक्सप्लेन करो, बताओ कहां कहां पे किस किस को लोन दिया हुआ है, पर्टिकुलर्स आपको क्या करने होंगे, प्रोवाइड करने होंगे। नेक्स्ट इज, मतलब याद रखने के लिए 186 के अकॉर्डिंग लोन्स, कोई भी आपके गारंटीज और इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द, किसके साथ, रिलेटेड पार्टी रेफर टू इन सेक्शन 188 इन फॉर्म नंबर AOC2। क्लियर? स्पेसिफिकली रिलेटेड पार्टीज के साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ आपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स, जितने भी अरेंजमेंट्स किए, सर एक थोड़ी सी ना लिस्ट, एक डिटेल, पर्टिकुलर्स, उसके रिगार्डिंग क्या करो, बोर्ड रिपोर्ट के अंदर क्या करो, डिस्क्लोज करो, जरूरी है। नेक्स्ट आगे, सर इसको साइड पे लिख लेते हैं, रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी, ताकि याद रहे ट्रांजैक्शन। एंड ऊपर वाला सिंपल क्या था, लोन्स, लोन्स गारंटीज अंडर सेक्शन 186। क्लियर? नेक्स्ट इज द स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। अरे सर ये तो कंपनी की पोजीशन हो गई ना, कि थोड़ा सा कंपनी की पोजीशन भी एक्सप्लेन कर दो कि आपके अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। क्लियर? नेक्स्ट इज द अमाउंट इफ एनी प्रपोज्ड टू बी ट्रांसफर्स टू रिजर्व। सिंपल वर्ड, ट्रांसफर टू रिजर्व, आपने कितना करा, ट्रांसफर टू रिजर्व। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जो आपने प्रपोज्ड, मतलब डिविडेंड। नेक्स्ट वर्ड इज डिविडेंड। ऐसे बहुत सारे कंटेंट होंगे सर, बहुत सारे कंटेंट होंगे। अब अगर वर्ड टू वर्ड की बात करें सर, नेचुरली इतने सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे तो याद नहीं होंगे, हमें शॉर्ट वर्ड साइड पे कोई ना कोई अटैच करना हो। अब इसमें क्या है, अब इसमें समझने वाला पॉइंट क्या बता, द अमाउंट ऑफ, सर कंपनी ने, तुम्हारी कंपनी ने जितना भी डिविडेंड प्रपोज किया या रिकमेंड किया बाय द बोर्ड, आप एक बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दो कि ड्यूरिंग द ईयर या पिछले साल का हमने इतना डिविडेंड क्या किया, प्रपोज किया या रिकमेंड किया, वही तो डिटेल तुमसे मांग रहे। क्लियर? नेक्स्ट इज मटेरियल चेंजेस एंड कमिटमेंट्स, पढ़िए,
and commitments, if any, affecting the financial position of the company, which have occurred between the end of financial year of the company, to which the FS relate। मतलब अगर मैं आज की डेट में बात करूं, आज की डेट में अगर बात करूं, हमने जो लेटेस्ट बोर्ड रिपोर्ट बनाई होगी, मैंने जो बोर्ड रिपोर्ट बनाई होगी कौन सी बनाई होगी? 31 मार्च 2021, 31 मार्च कौन सा खत्म हुआ? 21 खत्म हुआ ना। एंड द डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। सर एक बात बताओ, एफएस तो तुम्हारी बनी है 31 मार्च 21 की, और बोर्ड रिपोर्ट बन रही है जब ऑडिट होने के बाद फाइनलाइज्ड होगा वहां पे, तो उस टाइम के दौरान, अब जैसे लेट इट बी, यहां पे मैं कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, सर 31 मार्च 21 लिख सकते हो, ये आपकी सर डेट ऑफ एफएस, ये आपकी क्या है? डेट ऑफ एफएस। एंड बोर्ड रिपोर्ट मान लो बन रही है आपकी 1 अगस्त 21। क्लियर? बोर्ड रिपोर्ट क्लियर? तो ये इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, यहां पे ये जो टाइम है इस टाइम पीरियड की बात कर रहा है। इनके अंदर जो भी आप लोगों की मटेरियल चेंजेस हुई, जो भी आप लोगों की मटेरियल चेंजेस या कमिटमेंट हुई, क्लियर, वो आपको यहां पे क्या करनी होगी? डिस्क्लोज करनी होगी। क्लियर? यस, नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन ऑफ energy, technology, absorption, foreign exchange earnings and output in such manner as may be described. अब सर ये ना क्लॉज नॉट एवरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये मैं लिटरली बता रहा हूं, ये है जी फालतू का पॉइंट। इन द सेंस 3 वर्ड यूज करें यहां पे, ये तीनों आगे डिटेल में देख बॉक्स में लिखे होंगे वन बाय वन, इनके रिगार्डिंग टू डिटेल। और सर हर कंपनी के ऊपर थोड़ी एप्लीकेबल होता है ये, ठीक है, लॉ ने तो लिखना ही लिखना है एक बार। क्लियर? तो यहाँ पे ना 3 वर्ड यूज्ड है। पहला वर्ड पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को कंजर्व करने के लिए तुम क्या करते हो, तो कुछ 1-2 पॉइंट्स की डिटेल वो देनी होगी। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, जो टेक्नोलॉजी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, यूज कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग टू। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउट, ये होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके केस में ये जरूर। तो इन 3 वर्ड्स के रिगार्डिंग तो हम क्या करेंगे? डिस्कशन। बट उससे पहले क्या, किसके? नहीं, ये मतलब एक पार्ट बना दिया, नॉट ऑन एवरी कंपनी। हम जब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ना कि जिनके एवरेज रिपोर्ट बनते हैं, वहां पे देखना ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा, सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे? हटा देंगे, वो बिल्कुल मेन पॉइंट्स आपसे पूछेंगे। क्लियर? अब तक अगर हम थोड़ा रिवाइज करें दोबारा, पहले यहां तक एक बार क्लियर कर लो, पार्ट्स में चलेंगे। नंबर 1 पॉइंट बोलो जी। नंबर 1 पॉइंट क्या था? वेब एड्रेस, जहां पे आपकी एनुअल रिटर्न प्लेस्ड होगी। नंबर 2, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स जो भी आपने करी। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसके अंदर 6 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े, आज रिवाइज भी करे, दोबारा लास्ट में करेंगे। एंड सी का ही एक सब पार्ट, जिसमें आपने फ्रॉड रिपोर्टेड बाय अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। क्लियर? उसके रिगार्डिंग। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, नंबर 4 पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन, व्हाटएवर जो भी है। नंबर 5 इज एनआरसी कमेटी, जो आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होती है, तो कंपनी की पॉलिसी, उसका पॉजिटिव एट्रीब्यूट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर को लेकर जो भी तुमने मैटर्स या पॉलिसीज बनाई होंगी, सर वो आपको डिस्क्लोज करनी होगी। हाँ, एक्सेप्शन एक है, पहली बात गवर्नमेंट कंपनी पे ही एप्लीकेबल ही नहीं, गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल ही नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने अपनी पॉलिसी वेबसाइट एड्रेस पे, वेबसाइट पे प्लेस कर रखी है ऑलरेडी, देन जस्ट सेलिएंट फीचर्स प्लस चेंजेस प्लस वेब एड्रेस जो भी है, आप एक बार वहां पे क्या कर दीजिए? डिस्क्लोज कर दीजिए। आगे जाके सर हमारा मेन पॉइंट आया, सर सबसे इंपॉर्टेंट जो बोर्ड रिपोर्ट का मेन पार्ट बनता है, वो तुम्हारा जो ऑडिटर, वो सीएस, जिसने आपकी कंपनी का क्या किया था? ऑडिट। सीएस कौन सा करेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिट। एंड सीए कौन सा करेगा? स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी ऑडिट होता है ना, वो जो भी उन्होंने ऑडिट करे, वो प्रोफेशनल्स ने, उसमें जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी एडवर्स रिमार्क या कुछ भी रिजर्वेशन उन्होंने अगर लगाई होगी, उसके रिगार्डिंग आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स क्या करें? प्रोवाइड करें। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये मेन चीज। क्लियर? आगे सर नेक्स्ट इज जितने भी लोन्स, गारंटीज एंड इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 186। क्लियर? एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या था? रिलेटेड पार्टी के साथ 188 के अंदर, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी, 188 के अंदर जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट्स या अरेंजमेंट्स किए होंगे, इनफॉर्म नंबर AOC 2 के अंदर आप क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ये अलग से ही बनेगा, यहां तो बताऊंगा ही बताऊंगा,
AOC2 अलग से भी जाएगा। ये स्पेशल फॉर्म है जो रिलेटेड पार्टीज के केस में जितने कॉन्ट्रैक्ट, जितनी कमिटमेंट्स आप करते हो ना, सिंपल सी बात, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम अपनी सब्सिडरी के साथ, अपनी एसोसिएट के साथ, या आगे डेफिनेशन बहुत बड़ी है रिलेटेड पार्टी का, क्लियर। तो अल्टीमेटली उनके साथ अगर आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कमिटमेंट की सर, वो भी यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करनी होगी। नेक्स्ट इज कंपनी की पोजीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, डिविडेंड जितना आपने डिक्लेयर किया या प्रपोज्ड किया, व्हाटएवर रिकमेंडेड बाय द बोर्ड, क्लियर। मटेरियल चेंजेस और कमिटमेंट्स जो डेट ऑफ एफएस से लेकर बोर्ड रिपोर्ट की डेट के बीच में हुई, उनके रिगार्डिंग डिस्कशन। एंड अब हम 3 वर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउट। अगर इसको मैं 2 बार बुलवाऊं ना, सारी बोर्ड रिपोर्ट वर्ड टू वर्ड याद हो जाए। समझ गए ना? इसको मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया करो, मैक्सिमम बोला करो, सारे वर्ड्स एज इट इज आपके फ्लो में जाएंगे। क्लियर? चलिए जी, अब थोड़ा इसके रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं। हाउएवर नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट है, नहीं कम से कम जब बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट लिखूंगा ये 3 वर्ड तो मेंशन करके आऊंगा। बेसिक तो पता ही है, ये डिटेल में आ जा। रूल 8.3 पढ़िए जी। Rule 8.3 of the Companies Rule 2014, the board report shall contain the following information and details. Yes. नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेकर सबसे पहले पढ़िए जी। स्टेप्स टेकन, क्या स्टेप्स आपने लिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए? आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या स्टेप्स ले रही है एंड उनका इंपैक्ट। तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? स्टेप्स टेकन। एंड दूसरा वर्ड क्या लिखा हुआ है? इंपैक्ट ऑफ सच स्टेप। दूसरा, स्टेप्स टेकन फॉर यूटिलाइजिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सर जरूरी थोड़ा है कि आप सिर्फ एक ही वे से अपनी प्रोडक्शन करेंगे या वही एनर्जी यूज करेंगे। अगर उसका कोई ऑल्टरनेट वे है, क्या आपने कभी कोशिश करी? क्या आपने कुछ स्टेप्स लिए कि आप कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या करें, यूज करें? क्लियर? नेक्स्ट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन, किसके ऊपर? एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स को लेकर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी? और ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले छोड़ते नहीं है। जितने भी पोल्यूशन डिपार्टमेंट या एनर्जी डिपार्टमेंट वाले हैं ये छोड़ेंगे नहीं। क्लियर? आपको वहां से एनओसी लेनी पड़ेगी और हर साल आपके पास आएंगे, आपके प्रॉपर सारी इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन तो क्या, पैसे खाने, सिंपल सी बात, टू बी प्रैक्टिकल। क्लियर? नहीं तो अदरवाइज उनको भी पता है, नॉन कंप्लायंस तो होंगे, कोई कंपनी सुधरने वाली नहीं है। दबा के पूरा पोल्यूशन हो रहा है, पूरी एनर्जी की वेस्टेज या कंजर्वेशन जो भी है, सर इनको पता है, हमारे बिना इनका काम नहीं चलने वाला। हमने अगर इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया ना, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। समझ गए ना? तो इसीलिए बोर्ड रिपोर्ट के, अच्छा ये ना एक पॉजिटिव पॉइंट भी जाता है मेंबर्स के ऊपर। रिलायंस की बोर्ड रिपोर्ट पढ़कर देखना, उल्टा उन्होंने इन पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रखा होता है। अच्छा, तुम्हारे जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इस बात से बड़ा खुश होंगे। जैसे मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है या इंडियन इन्वेस्टर है जिसने कंपनी के ऊपर बढ़िया पैसे लगाने हैं, सर उल्टा ना ये इन चीजों के ऊपर वो क्या करेंगे, ज्यादा फोकस करेंगे। हमारी कंपनी ने ये एक्सपेंशन की, हमारी कंपनी ने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए ये इक्विपमेंट्स क्या किए, परचेज किए। दैट मीन सर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है ना आपकी कंपनी में, आप फेवर में ही सोच रहे हो ना इंडिया की, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इकट्ठी करेंगे। इसीलिए बोर्ड रिपोर्ट का पार्ट बनाया गया कि एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर भी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन को लेकर भी आप मैटर्स डिस्क्लोज करें कि आप क्या कर रहे हैं। पहला मैटर क्या था? जो स्टेप्स आपने लिए उनका इंपैक्ट। नंबर 2, क्या आपने कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करने के स्टेप्स लिए? नंबर 3, इन्वेस्टमेंट, आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन अब एनर्जी कंजर्वेशन इक्विपमेंट्स के ऊपर आपने कितनी की? सर ये भी वहां पे आपको क्या करनी होगी, डिस्क्लोज। बता दिया। आगे चल, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन पढ़िए। The efforts made towards technology absorption, the benefit derived at product improvement, cost reduction, product सर development. सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी अगर बढ़िया यूज होगी तो वो तुम्हें क्या करेगी, कॉस्ट कटिंग करेगी, कॉस्ट में बेनिफिट करेगी। तो बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगी? जो टेक्नोलॉजी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, जो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या बेनिफिट डिराइव हुई आपको? नंबर 1 इज क्या लिखा हुआ है? कोई प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट, कोई कॉस्ट की रिडक्शन, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हुई हो, या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तैयार हुआ हो। समझते हो? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडिया में ही वो चीज क्या करना, प्रोड्यूस करना जो बाहर से हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट। भाई पढ़ते थे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। क्लियर? वो पॉइंट कि सर ऐसा क्या है जो सिर्फ और सिर्फ
फॉरेन कंपनी ही उस चीज को बना पा रही है, अपने इंडिया वाले वो चीज क्यों नहीं बना पा रहे? क्या ऐसा नहीं कुछ हो सकता कि टेक्नोलॉजी हम ऐसी यूज करें इंडिया में ही उसका एक सब्सटीट्यूट तैयार कर दे इंपोर्ट का, जिसको वर्ड नाम क्या दिया गया, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तो बताओ क्या बेनिफिट्स आपने लिए? टेक्नोलॉजी तो आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, नई नई टेक्नोलॉजी की तरफ आप जा रहे हो, क्या आपको कोई बेनिफिट्स डिराइव हुए? यस सर। तो क्या हुए? डिस्क्लोज करो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, एंड मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडिया में क्या होती है? इंपोर्ट। क्योंकि अपने यहां पे ना देखो, कंट्री टू कंट्री फर्क भी है। हमारी कंट्री कैपिटल गुड्स की बजाय कौन सी बना रही है? कंज्यूमर गुड्स। एंड बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जैसे चाइना, जर्मनी, वो मेन किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स के ऊपर। वो बनाते हैं मशीनरीज, कि मशीनरीज मैक्सिमम बनाओ, जितनी कैपिटल गुड्स बनाओगे उतनी नेक्स्ट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटी अपने आप क्या होगी? इंक्रीज होगी। अपने वाले उल्टा है, अपने वाले शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मशीन लाओ, मशीन लगा के कंज्यूमर गुड्स बनाना स्टार्ट करो। क्लियर? तो इन थिंग्स में क्या है? अपने आप में फर्क है। नेक्स्ट इज, आगे चलिए। यस, इन केस ऑफ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी, जो कि तुमने ड्यूरिंग द लास्ट 3 years इंपोर्ट की होगी, क्लियर, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी है, द डिटेल्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपने इंपोर्ट करी, कौन से साल में इंपोर्ट करी, वेदर द टेक्नोलॉजी हैज बीन फुली, क्या आप उसको पूरी वे से एब्जॉर्ब कर चुके हैं, क्या आपके प्रॉपर वर्किंग का पार्ट बन चुकी है। नेक्स्ट इज, इफ द टेक्नोलॉजी अगर फुली एब्जॉर्ब नहीं हुई, देन कौन से एरियाज वेयर एब्जॉर्प्शन हैज नॉट टेकन प्लेस एंड द रीजन दे। फिर इंपोर्ट करने का फायदा क्या हुआ? जब आपने उसको यूज ही नहीं किया, तभी तो कह रहे हैं डिस्क्लोज कर। तेरे मेंबर्स को भी हर चीज पता होनी चाहिए जब वो बोर्ड रिपोर्ट पढ़ेंगे, कि तुमने वो जो एक लास्ट टू लास्ट ईयर में जो इंपोर्ट करी थी टेक्नोलॉजी, क्या वो फुली एब्जॉर्ब हो गई? कहते नहीं सर, कुछ एरियाज है। कौन से एरियाज ऐसे? हमें सर जब तक, सिंपल सी बात है, अगर मैं फुल डिस्क्लोजर नहीं दूंगा, क्लियर, देन कहीं ना कहीं मैं अपने स्टेक होल्डर्स को क्या कर रहा हूं? मिसलीड कर। क्लियर? मिसलीड कर रहा हूं। सिंपल सी बात है कि आप उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करें। अब चाहे वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तुम्हारा बताना फर्ज है। समझ गए ना? अब मान लो सर ये कुछ मैटर ऐसे हैं, बोर्ड रिपोर्ट में कई मेंबर्स को समझ नहीं आएंगे, फिर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके चक्कर में सब कुछ छोड़ दो। आपका काम है बताना। अब जिसके काम आएगी, अब बहुत कुछ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बढ़िया इन्वेस्टर्स होते हैं, क्लियर सर, वो तो ईच एंड एवरीथिंग क्या करते हैं? नोट डाउन करते हैं। कंपनी की सारी पोजीशन नोट डाउन करते हैं, देन वो कंपनी में पैसा क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग, कंपनी से तो बाद में बात करेंगे, कंपनी से ना उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट, हमें तो बस ये दे दो। बाकी हम सर अपने आप खुद पता कर लेंगे, यहीं से एनालिसिस हम प्ले कर लेंगे कंपनी की वर्किंग के। समझ गए? नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन, और बाकी R&D के ऊपर जितना भी आपने एक्सपेंडिचर करा वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। सर मेन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड आउटगो को लेकर पढ़िए। The foreign exchange earned during the year in terms of actual inflows. कितने इनफ्लोज हुए, कितने आउटफ्लोज हुए? सिंपल, द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्निशिंग अबव इंफॉर्मेशन शैल नॉट अप्लाई टू, किन के ऊपर? गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये भी अप्लाई नहीं होता। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स आपने, ठीक है, वन टाइम रीड आउट किए। 3 वर्ड्स थे। नंबर 1 इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नंबर 2 टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, एंड नंबर 3 फॉरेन एक्सचेंज एंड आउट। इसके रिगार्डिंग क्लियर, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग देनी होगी। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट। अब आगे सर मोस्टली पॉइंट्स डाल दिए, कवर अप कर दिए, कहीं ना कहीं थोड़े रेलेवेंट हैं, बहुत ज्यादा नहीं। क्लियर? पढ़िए। अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग, A statement indicating development and implementation of the risk management. अंडरलाइन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, एंड बाहर भी यही हेडिंग लिखेंगे, RMP, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। क्लियर? शॉर्ट वर्ड याद रखने के लिए सर एक बात बताओ, जैसे आपने कल ड्यूटी बताई थी कि मैनेजमेंट की ड्यूटी बनती है इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, अकाउंटिंग सिस्टम को मेंटेन करना, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स करना, तो आई थिंक सो ये सारे काम के लिए आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी तो बनाई होगी। बिजनेस रिस्क आते हैं, टेक्नोलॉजी रिस्क आते हैं, ओवरऑल रिस्क आपके यहाँ पे आएगा। क्या तुमने कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी लगाई हुई है?
अगर कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, दो ना उसकी डिटेल्स, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग उसके अंदर डेवलपमेंट, क्या क्या नया डेवलप किया उस पॉलिसी के अंदर, उसकी इंप्लीमेंटेशन, मेन चीज तो इंप्लीमेंटेशन बता, वो आरएमपी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट हो रही है तुम्हारे यहाँ। सारा गेम, सारा पॉइंट इसी के ऊपर तो डिपेंड करता है। क्योंकि सर देखो, एलिमेंट ऑफ रिस्क पहचानने के लिए, टाइम टू टाइम रिस्क को आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट करने के लिए अगर मैनेजमेंट ने कोई सिस्टम डिवाइस्ड नहीं कर रखे, फिर तो तुम्हारे यहाँ पे लॉसेस आएंगे आएंगे। इनडिसिप्लिन्ड वे से क्या होगा, काम होगा ही होगा। तो सर बताओ ना कि तुमने कोई रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखी है क्या? एंड इसके लिए पर्टिकुलरली नॉलेज पार्ट एक्स्ट्रा, इसके लिए पर्टिकुलरली आज के टाइम में रिस्क मैनेजमेंट कोर्सेज होने लग गए। क्लियर, रिस्क मैनेजमेंट के कोर्सेज, दैट मींस आईसीआई भी करवाता है। अब लेट इट बी, मैं अगर करना चाहूं, एक पीजीडीआरएम बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है ये वाला, डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट। एंड देन अगर मान लो मैं वो कोर्स कर लेता हूं, क्लियर, अब उस कोर्स करने के बाद कंपनीज मुझे क्या करेंगी, हायर करेंगी कि सर हमारा रिस्क मैनेज करके दे, हम एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना के दे। मैनेजमेंट कर रही है ना, मैनेजमेंट आगे किसी की सर्विस क्या करेगी? अगर तुम्हें आता है, तुम्हें पॉलिसी बनानी आती है, तुम कर लो। हमने कौन सा कहा अकेला सीए ही करेगा, तो वैसे भी नॉर्मल कोर्स है। क्लियर, बट सर बताओ, डिस्क्लोज करो कि कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है, उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी डेवलपमेंट को लेकर एक स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट के अंदर होनी चाहिए, मैंडेटरी है। नेक्स्ट आगे, फॉर द कंपनी इंक्लूडिंग identification therein of risk elements of risk, if any, which in the opinion of the board may threaten the existence of the company। और किस पर्पस के लिए आरएमपी बना रहे हैं हम? इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना रहे हैं कि कंपनी के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग अगर तुम्हें कोई रिस्क लगता है, अब जैसे डे बाय डे हम सिनारियोज जो देख रहे हैं, एंड जिस टाइप ऑफ बिजनेस में तुम हो, जिस टाइप नेचर ऑफ बिजनेस में तुम हो, आप गोइंग कंसर्न वर्ड यूज कर रहे थे सर। गोइंग कंसर्न को असेस करने के लिए आई थिंक सो आपको रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं बनानी पड़ेगी। आप कैसे कह रहे हो कि सर मैं आने वाले सालों में गोइंग कंसर्न रहूंगा, मेरा कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्टिव नहीं है कि आने वाले साल में हम बंद होंगे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंद होगी। दैट मींस आपने रिस्क को मैनेज किया, रिस्क को आइडेंटिफाई किया, असेस किया। कैसे करते हो, वही तो पूछ रहा हूं। तुम्हारे यहाँ पे क्या कोई पॉलिसी है क्या रिस्क को मैनेज करने की, रिस्क को आइडेंटिफाई करने की, असेस करने की? कहता हाँ सर। हाँ, फिर उसकी डेवलपमेंट, उसकी इंप्लीमेंटेशन रिगार्डिंग स्टेटमेंट दो ना, बताओ कि तुम्हारे यहाँ पे ये रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। क्लियर, नेक्स्ट इज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना। क्लियर, यस, नेक्स्ट इज द डील्स the details about the policy developed and implemented by the company on corporate social responsibility, CSR सेक्शन 135 जो आगे पढ़ेंगे, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी हाईलाइट करने वाली चीज ये लेटेस्ट में अभी रिलायंस का ही देख रहा था शायद, बोर्ड रिपोर्ट। कोविड के टाइम उन्होंने जितनी हेल्प करी, जितनी भी उन्होंने मतलब कोई ये अपना पीपी किट्स बांटी, पेशेंट्स की हेल्प करी, या जितना भी मतलब इन्होंने ओवरऑल कोविड में हेल्प करी, पूरा हाईलाइट कर रखा था दबा के। क्लियर, एक्चुअली सर कंपनीज के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का पॉइंट है, अगर आप बिजनेस के साथ साथ अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या करते हैं, पूरी करते। अब आप कहेंगे सर हमारी क्या जिम्मेवारी है, हम क्यों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें? पहली बात, एक चीज सिंपल सी बताओ, बिजनेस करने के लिए आपको इनपुट कहां से मिल रही है? सोसाइटी से। प्रोसेस करके आउटपुट भी किसको सेल कर रहे हो, एंड वेस्टेज भी किसको दे रहे हो, नुकसान भी किसको दे रहे हो? अच्छा, प्रॉफिट कमाया, जेब में डाला, मेरा कोई मतलब नहीं तुम्हारे साथ, मेरी कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हाँ सर, सोल प्रोप्राइटर के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में हमने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं डाली, तुम्हारी मर्जी, कुछ करना है करो, नहीं करना ना करो, कोई धक्का नहीं है। बट कंपनीज के ऊपर क्या किया मैंडेट, सेक्शन 135, कि सर अगर 135 आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ना, तो आपने प्रॉफिट्स का इतने परसेंट, क्लियर, 2% आपने एक्सपेंडिचर करना ही करना है, और वो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर। अब जैसे मोस्टली कभी कोई फैक्ट्रीज अगर बनी होती हैं, फैक्ट्रीज के बाहर देखा जी वाटर कूलर लगा हुआ है, क्लियर, बैठने के लिए प्रॉपर जगह बनी हुई है,
अब वो ऑनर के लिए थोड़ी है, वो किसके लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए। जितने भी राहगीर आएंगे रास्ते में निकलते करते, चलो किसी को गर्मियों का टाइम है जी, पानी की प्यास लगती है, हमने वाटर कूलर लगा दिया। मैं सोसाइटी के लिए अपना एक ऑब्लिगेशन क्या कर रहा हूं, पूरा कर रहा हूं, और कुछ नहीं। टाइम टू टाइम जैसे मान लो मेडिकल कैंप्स लगवाए। अब सर सिंपल सी बात है, मैं जिस विलेज में, यूजली विलेजेस में ही क्या होती है फैक्ट्रीज, अर्बन एरियाज में तो होती नहीं, रूरल में जाके बनाते हैं ना वो। तो वहां पे जिस एरिया में तुम रहते हो, वहां पे मान लो कोई साफ सफाई का कैंपेन शुरू किया, कोई मेडिकल कैंप्स आपने लगवाए, कोई वोकेशनल कोर्सेज, छोटे मोटे कोर्सेज आपने क्या करवा दिए स्टार्ट। सर इससे ना अल्टीमेट एक लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा रिगार्डिंग योर कंपनी। वो आपकी कंपनी को एक अच्छी निगाहों से देखेंगे अल्टीमेटली, कि नहीं अगर ये इनपुट हमसे ले रहे हैं, आउटपुट हमें दे रहे हैं, या मान लो पोल्यूशन भी कर रहे हैं बट हमारा यहाँ पे कोई फायदा भी कर रहे हैं, क्लियर काइंड ऑफ, कि मेरी भी ना सर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी को लेकर। और ये बात जो तुम 135 का कंप्लायंस करोगे, ये 134 की बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर क्या क्या किया, पढ़। यस, पहली बात तो इनिशिएटिव्स टेकन ड्यूरिंग द ईयर। सर सिंपल सी बात, सीएसआर के अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो भी इनिशिएटिव्स आपने लिए होंगे, एक्सप्लेन करो, बताओ क्या। हाउएवर if any above mentioned रिपीट छोड़ दो बस। अगर तुमने अपनी सीएसआर पॉलिसी, वो एनआरसी पढ़ा था, अगर तुमने अपनी सीएसआर पॉलिसी भी कहां पे दे रखी है, वेबसाइट पे, नॉट डिटेल, सेलिएंट फीचर्स, चेंजेस एंड वेब एड्रेस, आपने क्या करना होगा, डिस्क्लोज। तो मेरे लिए तो सर ये रिपीट पार्ट है। याद रखने वाला मैटर जो है वो सिर्फ क्या है, सीएसआर के जितने भी इनिशिएटिव्स आपने लिए, यहां पे उनकी डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन जो भी है सर, उसके रिगार्डिंग डिटेल्स शेयर करो। नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग the manner in which the formal annual evaluation of the performance of the board, its committees and of individual directors has been made. इसको लिख यहाँ पे, evaluation of directors, evaluation of directors। सर एक बात बताओ, डायरेक्टर्स की एनुअल इवेल्युएशन के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए क्या तुमने कोई सिस्टम बना रखा है क्या? अब इवेल्युएशन तो करेंगे, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल तो करेंगे कि आपके डायरेक्टर्स कैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि सर अगर तुम उनको इवेल्युएट नहीं करोगे, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं सर आप अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का पैसा क्या कर रहे हो, वेस्ट करो। चेकआउट तो कर लो जो डायरेक्टर्स बना रखे हैं वो काम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे। क्लियर? यस प्लीज। द कंपनी इज इफ कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, इनके केस में तो मैंडेटरी है। तुम्हारे लिस्टेड कंपनी के केस में तो मैंडेटरी है कि तुम्हारा फॉर्मल एनुअल इवेल्युएशन कोई ना कोई प्लान होना चाहिए रिगार्डिंग द डायरेक्टर्स की इवेल्युएशन करना। क्लियर? दूसरा, इफ कंपनी इज पहली बात क्या लिखा हुआ है, पब्लिक, प्राइवेट का नाम नहीं, प्राइवेट पे तो एप्लीकेबल भी नहीं है। क्लियर? क्या लिखा हुआ है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, कितनी, 25 करोड़ और मोर एज एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग फाइनेंशियल। तो सर आपके केस में यहां पे एक फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन प्लान जो भी आपका है, इसके डिटेल्स भी थोड़ी सी आपको क्या करनी होंगी, शेयर करनी होंगी, कि डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल आप कैसे करते हो, उनकी कमेटीज की, बोर्ड की, मतलब सुपरविजन तो इनके ऊपर भी जरूरी है। यस, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, in case of government company which has not committed any default in filing with the registrar, मतलब एनुअल फाइलिंग का कोई डिफॉल्ट नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनी जिसका, ये पहली बार है, पहले तो ऊपर जितने गवर्नमेंट कंपनी को आपने पढ़े डायरेक्टली गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट ये क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंपनी जिन्होंने एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट नहीं किया। एंड एनुअल फाइलिंग नंबर ऑफ टाइम बता चुका, 137 एंड 92। 137 क्या था, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द रजिस्ट्रार, एंड 92 क्या था, एनुअल रिटर्न। अगर एनुअल फाइलिंग का आपका डिफॉल्ट नहीं है, आगे, this disclosure is not required if the directors are evaluated by ministry or department of CG। आपकी इवैल्यूएशन ऑलरेडी वो कर तो रहे, सीजी अपने मेंबर्स की, अपने एम्प्लॉयज की, डायरेक्टर्स की इवैल्यूएशन करेगा तो सही। क्लियर? विच इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चार्ज ऑफ कंपनी और एज द केस में बी एसजी एज पर इट्स ओन इवैल्यूएशन। सर आपको अलग से कोई पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सीजी या एसजी के मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के अंडर ऑलरेडी कवर्ड हो रहे हो, एंड आपका कोई एनुअल फाइलिंग का डिफॉल्ट भी नहीं है, आप गवर्नमेंट कंपनी हो, तुम्हारे ऊपर ये फॉर्मल एनुअल प्लान वाला कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। नेक्स्ट इज सच अदर मैटर्स। अभी कौन सा छोड़ रहे हैं, अभी लास्ट वर्ड क्या लिखा, सच अदर मैटर्स। कुछ माने मोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं,
ये भी आपको क्या करने होंगे, डिस्क्लोज। पहले एक बार समरी क्रिएट कर ले, यहां तक कर ले, देखते हैं स्टार्टिंग से कितने पॉइंट आपको याद है या मुझे याद है। सबसे पहला पॉइंट क्या था जी, वेब एड्रेस। नंबर 2, नंबर ऑफ मीटिंग्स जितनी आपने करी। नंबर 3, DRS 6 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़े। सी का सब पार्ट, फ्रॉड रिपोर्टेड बाय ऑडिटर जो होगा। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन जो भी है अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 7, क्लियर। 149 डायरेक्टर्स का मीन याद रखना, 149(7). एंड नेक्स्ट ऑन NRC 178 के अंदर, थोड़ा सा सेक्शन भी बार बार अगर बोलोगे अपने आप याद होंगे। 178 के अंदर जो आपने NRC पॉलिसी बनाई है, अगर आपके तुम्हारे बनती है कमेटी, अगर है, देन कंपनी की पॉलिसी रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स, इसके रिगार्डिंग सारे डिस्क्लोज करेंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स ऑन एवरी क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, एडवर्स रिमार्क रिपोर्टेड बाय, किसके द्वारा, ऑडिटर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट एंड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन हिज सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट, ये पॉइंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 186 सेक्शन याद रखो, 186 लोन्स, गारंटीज, इन्वेस्टमेंट, क्लियर। नेक्स्ट आगे रिलेटेड पार्टी, सेक्शन 188 के अकॉर्डिंग AOC फॉर्म 2 वैसे भी तुम भरोगे, AOC 2, क्लियर। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी रिलेटेड पार्टी के साथ आपने कमिटमेंट्स, कोई अरेंजमेंट्स आपने करे, उसकी डिटेल आपको देनी होगी, ओके। नेक्स्ट ऑन सर, कंपनी की पोजीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड, 3 वर्ड। कंपनी की पोजीशन क्या नाम दिया, स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स। नंबर 2, एनी प्रपोज्ड अमाउंट ट्रांसफर टू, जो भी आपने रिजर्व्स किया होगा, हल्का सा वर्ड तो याद है कम से कम, लिख तो आप देंगे। डिविडेंड जो आपने प्रपोज किया या रिकमेंड किया बाय द बोर्ड, ये आप वहां पे करेंगे। मटेरियल कमिटमेंट्स एंड चेंजेस ड्यूरिंग या फ्रॉम द डेट ऑफ FS एंड डेट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, उस टाइम पीरियड के बीच। 3 वर्ड्स आगे आए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट इज फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग्स एंड आउटपुट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट्स रीड आउट किए, सबसे पहले कंजर्वेशन स्टेप्स टेकन कंजर्व करने के लिए, स्टेप्स टेकन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन इक्विपमेंट्स के ऊपर, 3 पॉइंट्स। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के ऊपर सर, जो भी टेक्नोलॉजी आपने एब्जॉर्ब करी, क्लियर, उसके रिगार्डिंग टू डिस्क्लोजर आपको देने होंगे। एंड अगर वो टेक्नोलॉजी आपने इंपोर्ट करी तो वो कब इंपोर्ट करी, कौन से ईयर में करी, क्लियर, क्या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो फुली एब्जॉर्ब हो चुकी, एंड अगर फुली एब्जॉर्ब नहीं हुई, क्लियर, तो कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे अभी पेंडिंग है, क्लियर। एंड द लास्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जितना भी आपने एक्सपेंडिचर करा। अर्निंग्स एंड आउटगो को लेकर जो आपने फॉरेन एक्सचेंज में कहा, वहां पे वर्ड क्या था, जितने इनफ्लोस आउटफ्लोस, एंड गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं। एक गवर्नमेंट कंपनी का ऊपर भी आया था, NRC वाला, NRC वाला भी गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। देन आगे जाके वर्ड आपके पास आया RMP, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी की डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन, इसके रिगार्डिंग, क्लियर, कि आपने रिस्क को आइडेंटिफाई एंड रिस्क को असेस करने के लिए क्या पॉलिसी लगाई हुई है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या था, CSR, सेम मिलता जुलता ही। CSR में जितने भी आपने इनिशिएटिव्स लिए होंगे, हाँ, यहाँ पे वही वेबसाइट वाला पॉइंट कि अगर ऑलरेडी आपने वो डिस्क्लोज कर रखी है, देन सेलिएंट फीचर्स, चेंजेस देयर इन, एंड लास्ट आपका क्या था, जो कंपनी का वेब एड्रेस है वो आपको क्या करना होगा, मेंशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या था, इवैल्यूएशन, फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन प्लान, किसका, फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द बोर्ड और इट्स कमेटीज और इट्स मेंबर्स जो भी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग। हाउएवर गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्लियर। बट गवर्नमेंट कंपनी कौन सी, जिसका कोई एनुअल डिफॉल्ट नहीं है, एनुअल फाइलिंग का, एंड उनकी ऑलरेडी इवैल्यूएशन बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ CG और SG ऑलरेडी कवर्ड है, तो आपके ऊपर ये पॉइंट नहीं है। और ये किन कंपनीज के केस में, लिस्टेड कंपनी के केस में तो मैंडेटरी है, पब्लिक कंपनी के केस में अगर आपकी 25 करोड़ और मोर है, देन आपके ऊपर ये पॉइंट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। हाँ जी, क्या डाउट है? CSR के बंदे को टैक्स उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है, मिलते हैं, एलिजिबल एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस में डाइवर्ट कर सकते हो, तभी तो डालेंगे वहां पे ये चीज। यस, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसमें कुछ सिंपल पॉइंट्स भी हैं। यस, पढ़िए। नंबर 1, द फाइनेंशियल समरी और हाइलाइट। यस, एक तो सर आपको अपनी फाइनेंशियल समरी या हाइलाइट्स, आपकी कंपनी के जो होंगे वो हाइलाइट्स आपको वहां पे प्रोवाइड करने होंगे। नंबर 2, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपने कोई
नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी तक बात नहीं हुई थी, हो सकता है कंपनी ने नेचर ऑफ बिजनेस चेंज किया हो। क्लियर। नेक्स्ट, द डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स और केएमपी हु वर अपॉइंटेड और रिजाइन, मतलब चेंज इन डायरेक्टर्स, इसको साइड पे लिख, चेंज इन डायरेक्टर्स, चेंज इन डायरेक्टर्स। चेंज इन डायरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ सर? ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारे केएमपी के अंदर, केएमपी मींस की मैनेजरियल पर्सोनल, जो तुम्हारे कंपनी के मेन मेंबर्स हैं, की मेंबर्स हैं। क्लियर। जैसे एमडी, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, क्लियर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये 5 अपने मेन किस में आते हैं? केएमपी में। इनके अंदर भी अगर कोई चेंज, अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, चेंजेस बताओ। नेक्स्ट आगे, a statement regarding the board, yes, A statement regarding opinion of the board with regard to integrity, expertise and experience. सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की इंटेग्रिटी, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग बोर्ड की क्या ओपिनियन है? बोर्ड, नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग क्या सोचना है कि वो कितने इंटेग्रेटेड है, कितने एक्सपर्ट हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने वो इंडिपेंडेंट हैं, इसके रिगार्डिंग आप अपनी ओपिनियन दें। Clear. Next is explanation. For the purposes of this clause, the expression proficiency means the proficiency of the independent director as ascertained from the online proficiency. Self-assessment test conducted by the institute notified. हाँ, ये नया है। एक ना आजकल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का स्टेटस लेने के लिए हमें प्रोफेशनल्स को क्या करना पड़ता है? पेपर पास करना पड़ता है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि सर एज असर्टेंड फ्रॉम द ऑनलाइन, आ गया ना वर्ड, प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। हमारा एक टेस्ट होता है, अगर मान लो मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के डाटा बैंक में अपना नेम लेके जाना चाहता हूं कि कल को मैं किसी भी कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो मुझे एक ऑनलाइन टेस्ट क्या करना होगा? पास करना होगा। एंड अगर वो पास आउट हो जाता है, देन आई एम एलिजिबल किस पर्पस के लिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के, किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट इज द नेम्स ऑफ द कंपनीज which have become or cease to be subsidiary, joint venture or associate company during the year. मतलब रिलेटेड पार्टीज में तुम्हारा क्या चेंज आया? कौन सब्सिडरी बना ड्यूरिंग द ईयर, कौन हटा, कौन ज्वाइंट वेंचर, एसोसिएट। चेंज इन रिलेशंस, सिंपल वर्ड साइड पे लिख लो, चेंज इन रिलेशंस, चेंज इन रिलेशंस। जो भी रिलेशंस में चेंज आए वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने होंगे। डिटेल्स रिलेटिंग टू डिपॉजिट्स covered under chapter 5 of the Companies Act 2013. सर डिपॉजिट के रिलेटेड तो बात ही नहीं। जो पब्लिक से डिपॉजिट हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट लाइक लोन्स। जो अपन लोगों से पैसा, बैंक भी तो डिपॉजिट पकड़ता है आपसे, क्या कंपनीज भी डिपॉजिट ले सकती हैं? यस। डिबेंचर्स अलग चीज है, डिपॉजिट्स अलग चीज है। क्लियर है? लायबिलिटी, सिक्योर्ड लायबिलिटी, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। जस्ट लाइक जैसे बैंक आप लोगों से डिपॉजिट पकड़ता है, क्या कंपनी भी मेंबर से या पब्लिक से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? यस, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। सेक्शन 73 to 76, चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग इस बुक का रीड आउट करेंगे रिगार्डिंग द डिपॉजिट्स। वहां पे डिटेल डिस्कस करेंगे क्या क्या कंपनी कर सकती है, क्या नहीं। क्लियर? पढ़िए सर, जितने डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, इसको शॉर्ट वर्ड क्या लिख रहा हूं? बस डिपॉजिट्स याद करने के लिए। जितने डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट किए, remained unpaid or unclaimed as at the end of year, जो भी यहाँ पे होगा। क्लियर? नेक्स्ट ऑन, whether there has been any default in repayment of deposits or payment of interest thereon बिल्कुल during the year and its full number of such cases. the total amount involved कितनी है? अब जैसे मान लो आप कह रहे हो जी सर हमारा कोई डिफॉल्ट हुआ, ये भी तो सर अपने आप में एक गलत पॉइंट है। अगर आप जैसे डिबेंचर्स का डिफॉल्ट करते हो, डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट करते हो, आपके स्टेक होल्डर्स के ऊपर इसका गलत इंपैक्ट पड़ेगा कि कंपनी का कुछ नहीं पता जी कब दिवाला निकाल दे, ये पैसे तो वापस नहीं करती, डिफॉल्ट तो इनके चल रहे हैं। तो बताओ ना, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना था, मैक्सिमम ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट थी, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ये तीनों हमें डिस्क्लोज करो ताकि टाइम टू टाइम हमें पता लगता रहे कंपनी की इतनी तो बाहर की लायबिलिटी है। ओनर्स का पैसा तो कब वापस आएगा, पहले बाहर का पैसा तो वापस हो जाए। यस, द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विच आर नॉट इन कंप्लायंस विद रिक्वायरमेंट, और ऐसी डिपॉजिट्स जो चैप्टर 5 के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग टू नहीं है, सेक्शन 73 से 76 का कंप्लायंस जिसमें फॉलो नहीं किया गया, ऐसे डिपॉजिट्स की लिस्ट अलग बना के दो। क्योंकि जब आपको बता दिया कि डिपॉजिट तुम एक्सेप्ट कर सकते हो बट सब्जेक्ट टू सेक्शंस जो लिखा हुआ है, अब अगर तुम उनका कंप्लायंस नहीं करते तो सर आपके ऊपर नेचुरली पनिशमेंट आएगी।
और ये बात तुम्हें बोर्ड रिपोर्ट के अंदर बतानी भी होगी। ऐसे कौन से डिपॉजिट्स हैं जो बिना सेक्शंस को फॉलो करते हुए आपने क्या किए, एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट इज द डिटेल्स The details of significant and material orders passed by the regulator. आपके अगेंस्ट अगर ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने कोई भी ऐसा ऑर्डर निकाला जो आपकी गोइंग कंसर्न को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। क्लियर, यहां पे लिख ले ट्रिब्यूनल ऑर्डर अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न, ट्रिब्यूनल ऑर्डर अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न। क्लियर, सिंपल वर्ड याद रखने के लिए। क्लियर, एंड कंपनी के ऑपरेशंस, बाकी तो सर वर्ड अटैच करते जाओ। मेन वर्ड, ट्रिब्यूनल ने कोई भी मटेरियल या सिग्निफिकेंट ऑर्डर, कोर्ट ने, रेगुलेटर ने, कोई भी नाम, 3 वर्ड है, ट्रिब्यूनल, कोर्ट या कोई रेगुलेटर, सेक्टरल रेगुलेटर जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे सेबी, सेबी अपने आप में क्या हुआ, सेक्टरल रेगुलेटर, क्योंकि तुम लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल है। तो उन्होंने कोई भी अगर ऐसा ऑर्डर निकाला जो आपकी गोइंग कंसर्न को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, सर आपको उसकी डिटेल्स देनी होगी। नेक्स्ट इज द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ आईएफसी विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो वैसे भी वो डीआरएस के अंदर पॉइंट आ चुका था। डीआरएस के अंदर 5th पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स की एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग। वो डायरेक्टर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई थी। ये तुम अलग से फिर दोबारा डिस्क्लोज कर रहे हो कि हमारी कंपनी में जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगे हुए हैं वो अपने आप में क्या है, एडिक्वेट। क्लियर, दोबारा उसी पॉइंट्स के रिगार्डिंग। क्लियर, नेक्स्ट इज अ डिस्क्लोजर, A disclosure as to whether maintenance of cost record as specified. इसको लिख कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स सेक्शन यहां पे क्या लिखा हुआ है, 148। सर अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में है, प्रोडक्शन में है गुड्स की, तो नेचुरली सर आई थिंक सो कॉस्ट अकाउंट्स आपको मेंटेन करने होंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे, विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको प्रिस्क्राइब किया होगा उसके रिगार्डिंग, तो वो भी सर आपको स्टेटमेंट देनी होगी। क्लियर, डिस्क्लोजर देने होंगे। क्लियर, नेक्स्ट इज अ स्टेटमेंट दैट A statement that the company has complied with provisions related to the constitution of internal complaints committee under the सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस। ये रिसेंट अमेंडमेंट आई थी लास्ट 2-3 साल पहले। अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जैसे लिस्टेड कंपनी है, देखो सिंपल सी बात है, मेल फीमेल दोनों वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे स्पेशली फॉर द वुमेन के लिए एक सेक्सुअल हरासमेंट की क्या बनाएगी, कमेटी बनाएगी। क्लियर, कि अगर आपको कोई यहां पे कंफर्ट फील नहीं होता, काम करते दौरान किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, पर्टिकुलर कमेटी हमारी बनी हुई है, आप अपनी कंप्लेंट्स फाइल करें। क्लियर, एंड जो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होगा उस पर्सन के अगेंस्ट लिया जाएगा। ये स्पेशली अमेंडमेंट लास्ट 2-3 साल पहले की, कि नहीं हर कंपनी में मैंडेटरी है कि आपको ये कमेटी बनानी होगी। क्लियर, नेक्स्ट इज द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन। ये कुछ नए पॉइंट्स आए, ये वाले 2 पॉइंट्स। द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग, अगर आपकी पेंडिंग है, अगर आपका कोई भी केस पेंडिंग है अंडर किसके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ड्यूरिंग द ईयर अलोंग विद देयर स्टेटस। और उसका क्या स्टेटस, अगर आपका कोई पेंडिंग लिटिगेशन, पेंडिंग सूट, पेंडिंग प्रोसीडिंग कुछ भी है ना, कौन से एक्ट के अंदर, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है ना, उसका डिटेल शेयर करो। हो सकता है कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में है, तो आपकी प्रोसीडिंग आईबीसी एक्ट के अकॉर्डिंग चल रही होंगी, तो सर डिस्क्लोज करो। यहाँ पे शॉर्ट वर्ड आईबीसी, आईबीसी 2016। क्लियर, नेक्स्ट इज द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस। The details of difference between amount of valuation done at the time of one-time settlement and valuation done by taking loan from the banks of financial. इसको वर्ड बोलते हैं ओटीएस, ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट, वर्ड लिखा हुआ है ना। सर एक बात बताओ, द डिटेल्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ वैल्यूएशन जो की गई एट द टाइम ऑफ वन टाइम सेटलमेंट और वैल्यूएशन जो की गई कब, लोन लेते समय। एसेट्स की वैल्यूएशन तो होती है ना, पहले जब लोन लिया था उस टाइम पे वैल्यूएशन क्या थी, आज जब बैंक के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हो, वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हो। वन टाइम सेटलमेंट कब होती है, जब तुम डिफॉल्टर डिक्लेयर होते हो, जब तुम अनेबल होते हो बैंक का पैसा देने के लिए, हम बैंक को बुलाते हैं कि देखो जी अपने पास तो पैसे हैं नहीं, सिंपल सी बात, ना मैं पैसे मैं दे पाऊंगा, कुछ सेटलमेंट करनी है तो कर लो, कोई लेन देन दोबारा रिस्ट्रक्चर करना है तो कर लो, बट पुराने वाला मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। आपको एसेट बेचनी है बेच दो,
कोई दिक्कत नहीं। जब है ही नहीं पैसे, लोग सिंपल सी बात है, लिटरली लास्ट में यही वर्ड चलते हैं, है ही नहीं पैसे, कहां से दें। फिर बैंक कभी नहीं चाहता कि आपके एसेट्स को बेचा जाए, बैंक कभी इंटरेस्टेड नहीं होता जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको पता है यार अल्टीमेट लॉस तो हमारा ही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, बैंक भी इंटरेस्टेड है कि चल रीसेटलमेंट कर लेते हैं, वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हैं दोबारा, कि रीस्ट्रक्चर करके देता हूं जी, पुराना इंटरेस्ट छोड़ो, इतनी अमाउंट हम आपसे लेंगे और उसकी अब दोबारा किस्तें बनवा लो, इंस्टॉलमेंट बनवा लो, तो कहते हैं सर उस टाइम जो वैल्यूएशन लोन लेते टाइम एंड वैल्यूएशन जो वन टाइम सेटलमेंट के टाइम की होगी, अगर उसके अंदर कोई भी डिफरेंस है, वैल्यू का डिफरेंस है, वो यहाँ पे डिटेल्स शेयर करें along with the reason thereof। and next is आगे क्या लिखा हुआ है, where disclosures referred to in point A to Q above have been included in FF, such disclosures shall be referred to instead of being repeated in the course report। हाँ ठीक है ना सर, अब क्यू पॉइंट देखना ऊपर तक थे अपने सारे, ये अदर मैटर्स का था ना क्यू पॉइंट, क्लियर। ये सर अलग है, मतलब यहां तक ये कंप्लीट हो चुका, क्लियर। ये अलग है, नीचे पार्ट ये कॉमन है। कहते हैं अगर इनमें से कि जितने भी क्यू तक आपने पॉइंट पढ़े, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आप एफएस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो, तो बार बार बोर्ड रिपोर्ट के अंदर मत देना। एक जगह दे तो दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोज कर तो दिया, तो यहां पे आपको दोबारा दोबारा डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज द बोर्ड रिपोर्ट। The board report shall be prepared based on stand-alone FF। कंसोलिडेटेड बेसिस पे नहीं, स्टैंड अलोन बेसिस पे बनेगी हमेशा, याद रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट हो सकती हैं, बट बोर्ड रिपोर्ट कभी भी कंसोलिडेट नहीं होगी। बोर्ड रिपोर्ट तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है, नॉट कंसोलिडेटेड बेसिस पे। ये हमेशा स्टैंड अलोन बनती है। स्टैंड अलोन मतलब एक्स लिमिटेड, मेरी कल्ले की, मेरा जिसमें मर्जी होल्ड है, मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड रिपोर्ट मेरी अकेले की अलग बनेगी। नेक्स्ट इज द बोर्ड रिपोर्ट। The board report shall contain a report on the highlights of performance of subsidiaries, associates and joint venture companies and their contribution। वो तो पीछे पॉइंट आया तो था, पीछे पॉइंट हमने उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग लिख ही लिया था ना, कि जो भी आपके रिलेशंस में हैं उनके रिगार्डिंग टू डिटेल्स आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट इज एंड जॉइंट वेंचर कंपनीज एंड देयर, क्या लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। हाँ बस बोर्ड रिपोर्ट में ना उनके रिगार्डिंग सिर्फ परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग परफॉर्मेंस आप क्या करेंगे एक बार डिक्लेयर करेंगे, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं। छोड़ा भी गया, सब कुछ तो हो गया, क्लियर। ये सर मतलब एक लिस्टेड कंपनी या मेन जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, एप्लीकेबल। और अगर नीचे एक पढ़े है, रेपिटेशन है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको वर्ड बता रहा हूं कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पढ़ पा चुके सारे, क्लियर। पढ़ना एक बार, हेडिंग क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट ऑफ किसकी, ओपीसी स्मॉल कंपनी। इनके केस में वर्ड क्या दिया गया, एब्रेज्ड बोर्ड रिपोर्ट। एब्रेज्ड बोर्ड रिपोर्ट पढ़िए, सीजी में प्रिस्क्राइब, CG may prescribe an average board report. However, the concept of average board report shall be applicable only to OPC and सेकंड वर्ड क्या लिखा हुआ है, इनके अलावा किसी और के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ ये रिलैक्सेशन हमने किसको प्रोवाइड करी है, इन दो को ही प्रोवाइड करी है, क्लियर। यस, thus in case of OPC and small company it shall be sufficient compliance if such company instead of including all the contents A to Q, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि जस्ट आपने ओनली सच कंटेंट जो प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी हैं आपने जस्ट उतना सा बताना। ये नीचे पढ़ ही लीजिए। नंबर 1 देख, वेब एड्रेस। नंबर 2 पॉइंट सेम है। नंबर 3 डीआरएस। नंबर 4 मतलब उसी का जो सब पार्ट हमने पढ़ा था, रिपोर्ट फ्रॉड रिपोर्टेड बाय सीजी वाला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट, ठीक है। आफ्टर दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल समरी या हाईलाइट्स पे आगे डायरेक्टली, मटेरियल चेंजेस ये भी आया था पॉइंट उसमें, द डिटेल ऑफ डायरेक्टर्स चेंजेस इन डायरेक्ट। इसमें पता क्या करा, मिक्स कर दिया इसमें ना, जो एक लास्ट में हमने सम अदर मैटर्स पढ़े थे, क्यू पॉइंट और पहले जो पढ़े थे मिक्स कर दिए। और तुम्हें नहीं बताना सीएसआर, तुम्हें नहीं बताना वो आरएमपी एनसीआर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं करना तुम लोगों ने। बहुत सारे पॉइंट्स तो क्या कर दिए, कट कर दिए। आगे चलना, क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर, ये भी अदर मैटर्स में था, एंड ये रिलेटेड पार्टी का, क्लियर। अगर इसमें से मैं क्यू पॉइंट के अंदर सिलेक्ट करूं जो आपने सच अदर मैटर्स में पढ़े, एक तो सर ये वाला जी पॉइंट, फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट, चेक कर। सच अदर मैटर में पहला ही पॉइंट यही था, फाइनेंशियल समरी और हाईलाइट। आगे चल, ये डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स वाला, जिन्होंने रिजाइन किया, चेंज इन डायरेक्टर्स,
दूसरा तीसरा पॉइंट था ऊपर देखो, सच अदर मैटर्स में चेंज इन डायरेक्टर्स का हमने लिखा था, ये भी रेगुलेटर का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर, ये अभी रीड आउट करा। ये 3 पॉइंट ये सच अदर मैटर्स में थे, बाकी सारे पॉइंट्स नॉर्मल वाले थे, एंड बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने क्या कर दिए, कट। देख, ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना टेक्नोलॉजी ऑप्शन वाले वो पॉइंट्स, ना आरएमपी का पॉइंट, ना सीएसआर का पॉइंट, क्लियर। फॉर्मल इवेल्युएशन जो लास्ट में करा, एनआरसी का पॉइंट, डिविडेंड का पॉइंट, ट्रांसफर टू रिजर्व का पॉइंट, क्लियर। पोजीशन तो है इसमें, ये रहा द स्टेट ऑफ कंपनी फेयर्स, ये तो पढ़ा, एंड उससे ऊपर एक्सप्लेनेशन आ गया, वो तो है बस, ठीक है। बाकी तो मोटे मोटे सारे पॉइंट्स कवर अप हो ही गए, क्लियर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन जो नंबर 4 पॉइंट था, ठीक है। तो अल्टीमेट मतलब रेपिटिशन है, उल्टा ये पॉइंट तो मिनिमम याद रखना जो दोनों तरफ कवर होंगे, क्लियर। वैसे नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके आपको एक बार तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा। वर्ड्स हमने जितनी बार रिपीट किए, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी एक बार 5 मिनट किसी की रिवीजन करेंगे, ताकि ये दोबारा पढ़ते टाइम आपको ना एक फोबिया सा फील ना हो कि पता नहीं कितना कुछ लिखा हुआ। सर लॉ है, लॉ में तो कंटेंट्स आएंगे, बट उसको इजी कैसे बनाया जाएगा, नंबर ऑफ टाइम उसके रिगार्डिंग रिवीजन कर। लास्ट, बोर्ड रिपोर्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, पढ़िए। In case of a one-person company, the board report shall mean a report containing explanation or comments by board on every qualification, रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क, ये तो वैसे भी सर रेपिटिशन थी, हम पढ़ ही चुके, क्लियर। नेक्स्ट ऑन लेइंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, यस, बोर्ड रिपोर्ट शैल बी अटैच्ड टू, किसके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड जो कि लेड डाउन बिफोर द कंपनी होगी इन, वो मैंने कहा था ना एजीएम में, एफएसबी, ऑडिट रिपोर्ट भी, बोर्ड रिपोर्ट भी, सबका बंडल बना के रखा जाएगा, एंड एवरी मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट इज साइनिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, यस, द बोर्ड रिपोर्ट and any annexure thereto shall be signed by, किसके द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरपर्सन तो होगा, बोर्ड का कोई चेयरपर्सन तो होगा, इफ ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, अगर है, नहीं तो एटलीस्ट, और लिखो है ना वर्ड, और एटलीस्ट 2 डायरेक्टर, जिनमें से एक कम से कम क्या होना चाहिए, एमडी, इफ द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इज नॉट सो ऑथराइज्ड। तो देखो जी, कम से कम 2 डायरेक्टर, एंड उन 2 में से एक क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, क्योंकि मोस्ट पावर्स किसके पास होती हैं, एमडी के पास होती है, क्लियर। एंड इन केस देयर इज ओनली 1 डायरेक्टर लाइक ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी के केस में, देन ओनली बाय सच डायरेक्टर वो क्या होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। हुआ क्लियर। सो आज बोर्ड रिपोर्ट का हमारा कंटेंट क्या होता है जी, कंप्लीट। बोर्ड रिपोर्ट में काफी सारे पॉइंट्स ए से लेके क्यू तक हमने डिस्कस किए, डिटेल में एक बार डिस्कस किए, रिवीजन भी मैंने तभी इन बिटवीन करवा दी, सो दैट कि कम कर लो पर तसल्ली से कर लो, दोबारा आपको इसमें डाउट ना आए। हुआ क्लियर। एंड जितनी नंबर ऑफ टाइम ये आपस में रिपीट करेंगे, डिबेट करेंगे, उतनी जल्दी ये सारे वर्ड्स क्लियर होंगे। जैसे अब नेक्स्ट वन सीएसआर है, पढ़ना तो पड़ेगा सर, चाहे 4 पेज का हो चाहे 8 पेज का हो, बट उसको इजी कैसे बनाए, क्लियर। उसमें कंटेंट हमें सिलेक्ट करना होगा, कौन सा मीनिंगफुल है, कौन सा किस लेवल का, इज दैट क्लियर। ओके जी, ये स्टूडेंट्स एनी डाउट बताइए जी फटाफट। अर्चना, हर्षिता, जिया, ज्योतिर, इसको एक बार आप अपना प्रॉपरली रिवाइज करें, एंड जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे, क्लियर, टाइम टू टाइम आप अपने डाउट्स ले सकते हैं। ओके जी।